स्वागत है आपका एसके ट्यूशन में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें 14 प्रश्न है और 14 के 14 प्रश्न हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम खंड अ को कंप्लीट करते हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें आपको 2 प्रश्न दिए होंगे पहले प्रश्न में, और दोनों प्रश्न जो है 2-2 अंक के हैं। तो दोनों प्रश्न जो है 2-2 अंक के हैं, तो 2 दूनी 4, ये 4 अंक का है पहला प्रश्न। आपको पहले ये नहीं पढ़ना है, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। जैसे पहला प्रश्न क्या है, मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया। ठीक है, तो इसमें देखना है, देखिए यहाँ से पढ़ना है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। तो नीलाभ ग्रीवा के कारण, तो नीलाभ ग्रीवा मतलब नीली गर्दन के कारण। तो मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया, तो नीली गर्दन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीलकंठ ने अपने आप को खाली स्थान नियुक्त कर लिया। क्या नियुक्त कर लिया, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं को सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। तो सेनापति और संरक्षक, तो यहाँ पे देखिए सेनापति है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनापति। तो सिर्फ यही 2 प्रश्न थे और आपको जो सही प्रश्न थे वो टिक करना था। और जब आप आंसर शीट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे फर्स्ट का ख, और उसमें आपको ये पूरा लिखना होगा नीली गर्दन के कारण। वैसे सेकंड लिख के सेकंड का जो है घ हो गया और सेनापति लिखना होगा। अब नेक्स्ट ऐसे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे भी आपको पूरा अभी नहीं पढ़ना है, पहले आपको प्रश्न देखना है और उसके बाद आपको पढ़ के उत्तर निकालना है। तो कवि किसके कारण बेचैन हो गया। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। तो बेचैन हो गया किसके कारण, एक तिनका उसके आंख में आके पड़ गया। तो देखते हैं कवि किसके कारण बेचैन हो गया, तो तिनके के कारण। ठीक है, अब अगला क्या है, कवि कहाँ खड़ा हुआ था। तो क दरवाजे पर, ख खिड़की पर, ग मुंडेर पर या घ सीढ़ी पर। तो देखते कहाँ पर खड़ा था वो, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। कहाँ पर खड़ा था, मुंडेरे पर। तो क्या आ जाएगा, कवि कहाँ पर खड़ा हुआ था, तो मुंडेरे पर। ठीक है, अब अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्या दिया, तो सभी प्रश्न 1 अंक के हैं, 4 प्रश्न है तो 4 अंक के हो गए। पहला देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से द्वंद्व समास का उदाहरण लिखिए। द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं और बीच में योजक चिन्ह आता है। तो आप यहाँ पे देखोगे क में माता पिता, ये एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के उल्टे है, और यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क माता पिता। उसके बाद सेकंड में, बदलू सुंदर चूड़ियां बनाता था, रेखांकित विशेषण शब्द का भेद पहचानिए कि ये जो सुंदर है कौन सा विशेषण है, क्या संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण। तो सुंदर एक गुण होता है, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानना है, संस्कृत वाला शब्द पहचानना है, क्या हाथ है, आंसू है, या दूध है, या अग्नि है। तो अग्नि जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, अब अगला देखिए चौथा, ये जो चिन्ह है, दिए गए चिन्ह को क्या कहते हैं। तो ये चिन्ह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब अगला देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये भी 4 अंक के हैं। ठीक है, 4 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आपको पहले इसको नहीं पढ़ना, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। चूड़ियां बनाने वाले को क्या कहते हैं, तो बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। तो बदलू क्या था, मनिहार था, चूड़ियां बनाता था। तो चूड़ियां बनाने वाले को क्या कहते हैं, मनिहार। ठीक है, उसके बाद सेकंड, बदलू के गांव और आसपास के गांवों की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, इस कारण। तो इसमें आपको सही उत्तर ढूंढना है। तो अब हम ऊपर पढ़ेंगे इसको, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। ठीक है, उसकी जो बनाई हुई चूड़ी की खपत बहुत थी, उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। क्यों, क्योंकि उसकी चूड़ियां बनाने की खपत बहुत थी। तो इसमें देखते हैं, बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की खपत ज्यादा थी, तो यही करेक्ट आंसर है। अब अगला देखिए, बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था। तो इसको पहले पढ़ेंगे इसके आगे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था, वो पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। तो किसके बदले, वो एक तो वस्तु विनिमय तरीका से चूड़ी को बेचता था, ठीक है, और अनाज के बदले चूड़ियां ले जाते थे। ठीक है, तो वो क्या पैसे लेकर चूड़ियां बेचता था, कौड़ियां लेकर, सेवा लेकर, या वस्तुएं लेकर। तो इसमें आ जाएगा वस्तुएं लेकर। गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था, वो सरल था, चालाक था, कंजूस था, या दयालु था। तो यहाँ देखते पहले, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। सीधा था मतलब वो सरल था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये भी इसमें 4 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न 1 अंक के हैं, तो 4 अंक के हो जाएंगे। आपको फिर यहाँ पे इसको पहले नहीं पढ़ना, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। काव्यांश के अनुसार साधु से क्या पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। तो जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या पूछ लेना चाहिए, ज्ञान। तो या जाति पूछना चाहिए, धर्म, ज्ञान या मोल। तो इसमें आ जाएगा ज्ञान, हमें साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। काव्यांश के अनुसार किसका मोल करना चाहिए। तो देखो
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो हमें मोल किसका करना चाहिए? तलवार का। तो काव्यांश के अनुसार किसका मोल करना चाहिए? तो तलवार का। ठीक है, अब अगला देखिए, काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तली होई। तो घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा घास की। उसके बाद है, दी गई काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? तो इस ये जो कविता है, इसके कवि कौन है? तो ये जो है, इसके कवि जो है कबीर है। तो इसमें आ जाएगा कबीर। अब अगला देखिए, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अकबरी लोटा पाठ के आधार पर बताइए कि लाला झावलाल के मित्र का क्या नाम था। तो ये जो है, इसमें 2 प्रश्न होंगे और दोनों एक एक अंक के हैं, तो 2 अंक हो गए। तो अकबरी लोटा पाठ के आधार पर बताइए कि लाला झावलाल के मित्र का क्या नाम था। तो बिलवासी मिश्र था। ठीक है, अब अगला देखिए, सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये जो है बस की यात्रा से ली गई है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता भगवान के डाकिये के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो वो सुगंध भेजती है। ठीक है, सूर्य के पद्य पाठ में किसके बाल रूप का वर्णन किया गया है? तो सूर्य का जो पद्य पाठ है, इसमें किसके बाल रूप का वर्णन किया गया है? तो कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम खंड ब पे पहुंच गए हैं। ठीक है, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं, ये इसमें 8वां प्रश्न है। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला देखिए, तो इसमें भी आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न 1-1 अंक के हैं, तो 4 अंक के हो गए। तो पहले में क्या पूछा गया है? जो प्रशंसा के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए कि जो प्रशंसा के योग्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रशंसनीय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाएगा प्रशंसनीय। फिर अगला देखते हैं, सूर्य शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सूर्य का आप रवि, सूरज, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर ये सब लिख सकते हो। इसमें से आप कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, एक लिखना है। उसके बाद क्या है, प्रतिवर्ष शब्द में उपसर्ग पहचान कर लिखिए। प्रतिवर्ष में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग क्या है? जो शब्द के आगे लगता है। इसमें शब्द है, मूल शब्द है वर्ष, और ये प्रति जो है उपसर्ग है, तो इसमें प्रति आ जाएगा उपसर्ग। तो इसमें आ गया प्रति। ठीक है, अगला है, ता प्रत्यय से निर्मित एक शब्द लिखिए। ता, तो ता किसमें जुड़ता है? मतलब तो प्रत्यय जो है शब्द किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ता है, तो ता हम किसी मूल शब्द के पीछे जोड़ेंगे। जैसे सुंदर के पीछे ता जोड़ दिए तो सुंदरता, मानव के पीछे ता जोड़ दिए तो मानवता, शत्रु के पीछे ता जोड़ दिए तो शत्रुता, और मनुष्य के पीछे ता जोड़ दिए तो मनुष्यता, प्रसन्न के पीछे ता जोड़ दिए प्रसन्नता, कुशल के पीछे ता जोड़ दिए कुशलता। तो इनमें से कोई सा भी आप एक लिख सकते हो, सुंदरता, मानवता, शत्रुता, मनुष्यता, प्रसन्नता और कुशलता। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न भी जो है 4 अंक के हैं। पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला दिया गया, माखन चोर शब्द का क्या अर्थ है? तो माखन चोर शब्द का क्या अर्थ होता है? जो माखन चुराने वाला हो। तो देखिए 9वें का पहले का उत्तर, माखन चोर का क्या अर्थ है? माखन चुराने वाला। अब अगला देखते हैं, भगवान के डाकिये किन्हें कहा गया है? तो पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये कहा गया है। अब अगला, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किस तैयारी में है? तो उड़ने की तैयारी में है। अब अगला क्या है, किस व्यक्ति का संसार में कोई बैरी शत्रु नहीं होता है? तो जो व्यक्ति जिसका मन शीतल होता है उसका संसार में कोई बैरी शत्रु नहीं होता है। अब अगला देखिए 10वां प्रश्न, ये भी 4 अंक का है और इसमें 4 प्रश्न है, सभी प्रश्न 1 अंक के हैं। तो गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़िया बनाता था? तो बदलू जो है नीम वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़िया बनाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीम। अब अगला देखिए, लेखक और उसके मित्रों ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की थी? तो जबलपुर। ठीक है, लेखक और उसके मित्रों ने जबलपुर स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की थी। तो इसमें क्या आ गया? जबलपुर। अब तीसरा पॉइंट देखिए, ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ओस की बूंद जो है सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी, तो इसमें आ जाएगा सूर्य की। अब अगला देखिए, मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर आए थे? तो मेजर डगलस हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा लेकर आए थे, जहांगीरी अंडा। तो अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो है 5 प्रश्न दिए होंगे और उसमें से सिर्फ 4 प्रश्न को करने हैं और सभी प्रश्न को आपको 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं और ये सभी प्रश्न 2 अंक के हैं, तो 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं, पाठ जहाँ पहिया है के आधार पर लिखिए कि महिलाओं के जीवन में साइकिल के आने से कौन से 2 बदलाव आए। तो आपको यहाँ पे महिलाओं के जीवन में साइकिल के आने से 2 बदलाव कौन से आए वो लिखने हैं। तो देखिए इसका उत्तर, महिलाओं के जीवन में साइकिल के आने से निम्नलिखित बदलाव आए। महिलाओं को पुरुषों पर निर्भरता कम हुई, महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाई, महिलाओं को आय में वृद्धि हुई, महिलाओं का समय बचने लगा, महिलाओं में आजादी और स्वाधीनता की भावना जागृत हुई। तो इसमें से आपको कोई 2 पॉइंट लिखने हैं और आप इसको जो है बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हो। आपको वाक्य जो है और ज्यादा बढ़ा के लिखने हैं ताकि 30 से 40 शब्दों में हो जाए। आप कोशिश करना कि 40 शब्दों से भी अधिक लिख पाओ, और नहीं तो आप ये सभी पॉइंट को लिख सकते हो। अब अगला देखते हैं, दूसरा पाठ देखिए, पाठ लाख की चूड़ियां के आधार पर लिखिए कि बदलू का व्यक्तित्व कैसा था। तो इसका उत्तर देखते हैं,
बदलू का व्यक्तित्व निम्न प्रकार का था। बदलू बच्चों से बहुत प्यार करता था। बदलू बहुत मेहनती था। बदलू बहुत सीधा सरल स्वभाव का व्यक्ति था। बदलू शादी ब्याह के समय ही जिद करता था। बदलू कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर लिखिए कि हमेशा धोखों का ही हिसाब रखना क्यों गलत है। तो इसका उत्तर देखते हैं। हमेशा धोखों का ही हिसाब रखना इसलिए गलत है क्योंकि हमेशा धोखों का हिसाब रखने से जीवन कष्टकर हो जाता है। इसलिए आशावादी रहने से ही बदलाव संभव है। अच्छे लोगों और उनके कार्यों को भी याद रखना चाहिए। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। विचार करते हुए लिखिए कि लोगों ने यह सलाह क्यों दी होगी। तो इसका उत्तर देखते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह इसलिए दी होगी क्योंकि यह बस की हालत बहुत खराब थी। शीशे और इंजन बिल्कुल खराब अवस्था में थे। बस का कोई भरोसा नहीं था कि यह कब और कहाँ रुक जाएगी। लोगों के अनुसार बस डाकिन थी। अब अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमें सिर्फ 4 ही करने हैं। जो आपको 4 आसान लगे उसको करना। ठीक है, मैं इसमें 5 प्रश्न को करा रहा हूँ। ओस की बूंद ने समुद्र में क्या क्या देखा? पानी की कहानी पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। पानी की कहानी पाठ के आधार पर ओस की बूंद ने समुद्र में निम्नलिखित चीजें देखा। धीरे धीरे रेंगने वाले जीवों को देखा। जालीदार मछलियों को देखा। भारी भारी कछुओं को देखा। प्रकाश देने वाली मछलियों को देखा। हाथों वाली मछलियों को देखा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 पे आगे हैं। निम्नलिखित पद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। इसको तो देखिए यहाँ पे आपको जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 में से सिर्फ 3 प्रश्न को करने हैं और सभी प्रश्न जो है 2 अंक के होंगे। तो आपको 3 करने हैं, 2 या 6 अंक के होंगे। मैं इसमें चारों प्रश्न को कराऊंगा। पहला देखते हैं। कबीर के अनुसार घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसका उत्तर देखते हैं। कबीर के अनुसार घास की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो हमें पीड़ा होती है। इसलिए हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि कोई हमसे छोटा या हीन है। हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, अतः किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में वर्णित 2 तर्क कारण लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीर का निर्माण करना चाहती है। एक हाथ झरती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक रुक जाती है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्द आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में मानव अपने संदेशों का आदान प्रदान किन माध्यमों से करता है? कोई 2 माध्यम लिखिए। तो वर्तमान समय में मानव अपने संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए कई माध्यमों का उपयोग करते हैं, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण माध्यम है, इंटरनेट और मोबाइल फोन। तो इंटरनेट की सहायता से मानव देश के किसी भी भाग से देश के किसी भी भाग में संदेश का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है। दूसरा है मोबाइल फोन। आज मोबाइल फोन लोगों को सूचना का आदान प्रदान करने के लिए बहुत ही आसान बना दिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ग्वालन ने माता यशोदा से क्या शिकायत की थी? 2 बिंदुओं में लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। हाँ जी, तो इसका उत्तर है ग्वालिनों ने माता यशोदा से बाल कृष्ण की शिकायत की थी कि वे माखन चुराते हैं और उनके काम में बाधा डालते हैं। ग्वालिनों की शिकायत के 2 बिंदु, माखन चुराना और काम में बाधा डालना। माता यशोदा ने कृष्ण को समझाया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आपको अनुच्छेद लिखना है और 80 से 100 शब्दों में लिखने हैं। आप चाहे थोड़ा सा 100 से ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे इंटरनेट के लाभ, मेरा गांव, मेरा प्रिय त्योहार। आपको जो आसान लगे वो करना है। मैं इसमें तीनों पॉइंट कराऊंगा। तो देखिए पहला हमारा है इंटरनेट के लाभ। इंटरनेट ने हमारे जीवन को कई तरह से आसान बना दिया है। यह एक मानव निर्मित चमत्कार है जिसने दुनिया को करीब करीब लाया है। इंटरनेट के लाभ ये रहे। सूचना तक पहुंच, किसी भी विषय पर व्यापक जानकारी पाने में मदद मिलती है हमें। संचार, ईमेल, मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलती है। शिक्षा, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ट्यूटोरियल और शैक्षिक संसाधनों की मदद से सीखने में मदद मिलती है। मनोरंजन, फिल्में, संगीत, गेम और बहुत कुछ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन शॉपिंग, घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग की जा बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा से दुनिया के किसी भी कोने से बैंक से जुड़े काम किए जा सकते हैं। खबरें, दुनिया भर में होने वाली नवीनतम खबरों और घटनाओं से अपडेट रहने में मदद मिलती है। क्या है व्यवसाय, ऑनलाइन विपणन करके ग्राहकों तक वैश्विक पहुंच हासिल की जा सकती है। इंटरनेट ने शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। तो अगला है मेरा गांव। मेरा गांव मेरे दिल के बहुत करीब है। यह एक छोटा सा गांव है जो शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव के आसपास की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत आकर्षक है। खेतों में उगने वाली फसलें और आकाश में चिड़ियों का गुंजन, यह दृश्य बहुत सुंदर है। हमारे गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं। त्योहारों और मेलों में सभी लोग मिलकर हिस्सा लेते हैं जो गांव को रंगीन और खुशहाल बनाते हैं। मेरे गांव का माहौल बहुत बहुत शांति और सुकून देने वाला है। तो ये जो है 100 शब्दों में लिखा गया है अनुच्छेद मेरा गांव। आप अगर आपको ये याद नहीं होता, आप अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हो और 100 शब्द में आपको लिखने हैं। आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो, 100 शब्द से थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख सकते हो क्योंकि ये 5 अंक के हैं। ठीक है।
अब अगला देखिए, मेरा प्रिय त्यौहार लिखना था, तो मैंने होली पे लिखा हूँ। होली भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला रंगों का त्यौहार है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह मार्च महीने में फागुन पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और 2 दिनों तक चलता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगले दिन होली मनाई जाती है, जहाँ लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर प्रेम और उल्लास का इजहार करते हैं। इस दिन मिठाइयों में गुजिया, मावा और पिस्ता से बनी मिठाइयाँ खाई जाती है। ठंडा और लस्सी का आनंद लेते हुए लोग संगीत, नृत्य और रंगों के साथ ही यह पर्व मनाते हैं। तो अब हमारा लास्ट प्रश्न रह गया है, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। पहला दिया गया, अपने जन्मदिन के समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र, अपनी सखी को पत्र लिखिए। तो इस पत्र में क्या लिखना है, जो आपने जन्मदिन मनाया उस समारोह में आपने क्या क्या किया है उसका वर्णन करते हुए अपने मित्र या अपने सखी को जो है पत्र लिखना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे जो है भेजने वाले का एड्रेस लिखते हैं, तो मैंने ये ऐसे ही बना के लिख दिया हूँ एड्रेस, आप अपना लिख सकते हो यहाँ पे। तो Z604 दुधनगर इंदरपुरी नई दिल्ली 12। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखना है, और डेट ऐसे ही आप फुल डेट लिखोगे, जैसे जिस भी तारीख को लिख रहे हो वो, फिर महीना, फिर जो साल चल रहा है वो। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 10 अप्रैल 2025। उसके बाद मेरे प्रिय मित्र राहुल। उसके बाद देखिए, मुझे उम्मीद है कि यह पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य और उत्साह के साथ मिलेगा। मैं आपके साथ साझा करना चाहता था कि मैंने इस साल अपना जन्मदिन कैसे मनाया। यह खुशी और हंसी से भरा एक अद्भुत दिन था। पार्टी मेरे घर पर आयोजित की गई थी और मैंने अपने सभी करीबी दोस्तों और परिवार को आमंत्रित किया था। हमने लिविंग रूम को गुब्बारों और स्ट्रीमर से सजाया और मेरे पसंदीदा स्वाद का एक सुंदर केक था। हम सभी ने साथ मिलकर गाना गाया और डांस किया। यह एक यादगार पल था जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। काश तुम भी हमारे साथ जश्न मनाने के लिए वहां होते। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे और साथ में और भी शानदार यादें बनाएंगे। तुम्हारा प्रिय मित्र रोहित कुमार। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे बना के नाम लिख दिया हूँ। ठीक है, अगर प्रश्न में नाम दिया जाता है तो आप वो लिखोगे, नहीं तो अपना नाम लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इसमें बोला गया था अथवा में, अगर आपको ये नहीं करना, आपको अथवा वाला करना है तो ये कर सकते हो। विद्यालय में कविता वाचन की प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए अपने विद्यालय की या के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अगर प्रधानाचार्य, अगर कोई लेडीज है तो आप प्रधानाचार्य करेंगे, अगर जेंट्स है तो आप यहाँ पे प्रधानाचार्य करेंगे। तो इसका भी देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। फिर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय, F ब्लॉक, बुधनगर इंदरपुरी नई दिल्ली 12। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है आपको यहाँ पे, फिर विषय लिखना है, किस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं। तो विषय आपको यहाँ क्वेश्चन में मिल जाएगा कि विद्यालय में कविता वाचन की प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विद्यालय में कविता वाचन की प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र। तो एक लाइन फिर छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे महोदय, फिर महोदय के बाद एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी विद्यालय की कक्षा 8वीं अ का छात्र हूं। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय में कविता वाचन की प्रतियोगिता आयोजित की जाए। इससे विद्यालय के सभी बच्चों का उत्साह और उमंग बढ़ेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी इस बात पर ध्यान दें और विद्यालय में कविता वाचन की प्रतियोगिता करने की अनुमति दें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। और धन्यवाद के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, और एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, नाम रोहित कुमार, कक्षा 8वीं अ। तो ये प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न था और हमने सभी प्रश्न को जो है कर लिया है और हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।